फिर पार्टी लेने पहुंच जाएंगे रात को हम। चाय की चुस्कियों के बीच हमारी ये चर्चा जारी है कि आम बजट क्या चेहरे पर मुस्कान बिखेरेगा या फिर नहीं, या फिर आने वाले दिनों के लिए आपको तैयार करेगा। जो भी है, कम से कम अभी तक जो राय यहां से निकल कर आ रही है उसमें कुछ को उम्मीद है, कुछ को ऐसा लगता है कि इससे शायद ऐसे दरवाजे खुल सकते हैं जिसके खिलाफ बोलते हुए मोदी सरकार सत्ता में पहुंची है। महंगाई की बात हमने की है, लेकिन महंगाई सीधे तौर पर किन चीज़ों से जुड़ी होती है? लोग चाहे बाकी चीज़ें छोड़ें, लेकिन खाने का सामान ज़रूर खरीदना होता है। खाने का सामान कहाँ से आता है? इन सारी चीज़ों के बारे में तो हम सोच लेते हैं, लेकिन क्या हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं? मोदी सरकार की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं उससे आप कितने आश्वस्त हैं चौधरी जी? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो अब तक का मॉडल था वो कारपोरेट एग्रीकल्चर मॉडल को जिस तरीके से इस देश के कुछ सलाहकारों को मैं कहूँ उन्होंने देश को धोखा दिया है, गुमराह किया, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। इस देश की इकोनॉमी आज भी एग्रीकल्चर बेस है और कल भी एग्रीकल्चर बेस होगी। अगर फूड सिक्योरिटी नहीं होती तो जिस तरीके से यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में भीख मांगने की स्थिति डॉलर और यूरो की हुई है वो यहाँ भी होता। फूड सिक्योरिटी इस देश की सबसे बड़ी मुद्रा है और वो किसान पैदा करता है। हर साल 10.5 से 11% आर्थिक नुकसान किसान को उठाना पड़ता है सिर्फ सरकार की नीतियों से। अब मोदी जी ने जो वायदा किया है, और उनका वायदा भी है और वायदा उम्मीद भी है कि पूरा होगा, और वो कृषि के क्षेत्र की इंपॉर्टेंस जानते हैं। अगर डबल डिजिट में जीडीपी लानी है तो बिना एग्रीकल्चर के नहीं हो सकती। बाजार पूरा इंपोर्ट से भरा पड़ा है। इंडस्ट्रियल जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री है वो compete करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। टैक्स रिबेट से काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जैसे मनरेगा, सिर्फ वोट की बात करते हैं, उसका कोई आउटपुट नहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। क्या फायदा ऐसी योजना को चलाने का? उससे एक और मुसीबत हो गई है कि करप्शन उसमें सबसे ज्यादा है। आधा पैसा दिया, आधा खाया, आधा काम करा। दूसरी बात, हम फूड सिक्योरिटी बिल की जो बात करते हैं, 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.5 लाख करोड़ रुपया हम इन्वेस्ट करने की बात करते रहे। मेरा सवाल ये है देश के सामने आज कि 65% लोग जो पूरी तरह कृषि पे निर्भर हैं, आप उनको 2 रुपए किलो का भीख का गेहूं किसको देना चाहते हैं? जो कुल आबादी खेत और खेती पे निर्भर है, खुद पैदा कर रहे हैं, अपने लिए पैदा कर रहे हैं, इस देश की जनता का पेट भर रहे हैं। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार से, एक मिनट पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। जो फैक्ट है उसको समझिए, या तो गांव में निकलिए, दिल्ली में बैठ के मैं कह रहा हूं आज पूरी छूट दी गई है किसानों को बाजार तक अपना सामान बेचने के लिए। बात तो सुनिए, मैं आ रहा हूं जी। आप छूट दी गई है नहीं दी गई है उसको आप छोड़िए। एपीएमसी एक्ट में जो अमेंडमेंट किए गए हैं, आलू और प्याज को जो बाहर लाए हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को जो स्टेट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया, उसके लिए किसान और उपभोक्ता कोई जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद उसके लिए जिन्होंने होर्डिंग की है, जो कारपोरेट सेक्टर में फ्यूचर ट्रेडिंग में पूरा सब खेल किया है, वो सब जिम्मेदार है महंगाई बनाने के लिए। आप ये देखिए कि किसान के उत्पाद का जो मूल्य उसे मिलता है उसका मुश्किल से 30-35% नहीं मिलता, और बाकी 60-65% कहाँ जाता है? सवाल ये है कि जितना गेहूं और धान खुले में सड़ता है उसके लिए स्टोरेज क्यों नहीं आया? सवाल ये, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में हमने क्यों कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं की? हम तो स्टोरेज की व्यवस्था नहीं करें। स्टोरेज की व्यवस्था हम दिल्ली में बैठ के करेंगे। उस किसान को आपको देना पड़ेगा साथ, जो है किसान को साथ लीजिए जिसके पास जमीन है। और श्वेता जी, आपने रियल एस्टेट की बात की, सस्ते मकान की बात की। आप इस देश में ऑथोरिटीज को और स्टेट गवर्नमेंट्स को बाहर निकाल दीजिए, अपने आप दाम 20% कम हो जाएगा। अनिल शर्मा बैठे हुए हैं और ये फैक्ट है जो मैं आपके सामने कह रहा हूं। ये जो करप्शन है, अगर जिस दिन करप्शन से मुक्त हो जाएगा रियल एस्टेट, उस दिन 20% दाम हर मकान का कम होगा। ये फैक्ट है। इतना भ्रष्टाचार इसके अंदर भरा पड़ा। तो महंगाई के लिए तो सरकार का ये करप्शन जिम्मेदार है। इसको दूर करने के लिए ईमानदारी से काम कर, किसानों के साथ भागीदारी करे। मैंने पहले भी कहा था जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में मैं गया था और लैंड एक्विजिशन बिल पे जब बात हुई थी कि रियल एस्टेट के लोगों को किसानों के साथ सीधे भागीदारी करने के लिए आना चाहिए। उससे किसान और रियल एस्टेट और उपभोक्ता तीनों में कोई शिकायत नहीं होगी। और वो पॉलिसी अब बनने वाली है। वो रास्ता सबसे अच्छा। पॉलिसी में मेरी बात सुनिए, पॉलिसी में जो 70% प्राइवेट सेक्टर को कहा गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कि आप सीधे लें, अगर वहां कहीं आपत्ति है रियल एस्टेट को डेवलपमेंट के नाम पर, पहली बात तो है कि डेवलपमेंट कैसा, जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो बंगलौर हो, कलकत्ता हो, पूना हो, बेलगांव, कहीं भी चलिए, सारी इंडियन इंडस्ट्री तो बंद हो रही है। इंडस्ट्री के नाम पर शॉपिंग मॉल और वहाँ घास खड़ी हुई है, उसको बेच के हम रियल एस्टेट में ला रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। इंडियन इंडस्ट्री क्या आज कंपीट करने की स्थिति में है?
किसान को, श्वेता जी फिर मैं आ रहा हूं उसी बात पर, सिंचाई के संसाधनों की बात प्रधानमंत्री जी ने कही। जब तक सिंचाई के संसाधन नहीं होंगे तब तक उत्पादकता बढ़ाने की बात करना बेईमानी है। उर्वरक क्षमता की बात है, उर्वरक सब्सिडी की बात है। मेरा ये कहना है कि जो भी पैसा है उसको मत बढ़ाइए सब्सिडी को, लेकिन जितना है वो सीधे किसान के खाते में दे सरकार, तब उसका सदुपयोग होगा। क्योंकि उस सब्सिडी का भी कारपोरेट को ही दुरुपयोग हो रहा है, नाम किसान का और काम कारपोरेट का। ये बेईमानी कब तक चलेगी? देखिए मेरी बात सुन लीजिए। अब उसके बाद डेयरी सेक्टर है। जब तक हम पशुपालन में किसानों को, जो भूमिहीन किसान है, जो गरीब परिवार हैं, उनको पशुपालन के लिए सहायता नहीं देंगे, उनको रोजगार कहां से देंगे? जमीन उनके पास नहीं है, पशुपालन उसकी आवश्यकता। जिस तरीके से दूध की मांग बढ़ रही है, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए बिना पशुओं के, पशु को तो आप पिंक रिवॉल्यूशन के नाम पर, मीट एक्सपोर्ट करने के नाम पर स्लॉटर हाउस के लाइसेंस आप दे रहे हैं और पूरी तरह पशुओं को कटवाया जा रहा है इस देश के अंदर। ये कौन सा डेवलपमेंट है? ये पूरी तरह रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है। और दूध नहीं बिक रहा है, दूध चाहे यूरिया का पूरी तरह से जहर पिलाया जा रहा है लोगों को। मुझे खुशी इस बात की है कि अमूल ने जो काम किया, एनडीडीबी ने जो काम किया, सफल का जो मॉडल है, कोऑपरेटिव सेक्टर में दोबारा से आजादी के बाद ऐसे लोग, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख जैसे लोगों ने नेफेड जैसी संस्था खड़ा, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट को खड़ा करना पड़ेगा विकसित देशों की तरह, तभी किसान किसान की हम पूरी इज्जत करते हैं, किसान की मदद होनी चाहिए, किसान हमारा अन्नदाता है। सुन लीजिए, लेकिन आप कॉर्पोरेट पे हमला क्यों करते हैं? कॉर्पोरेट्स का रोल है क्या ग्रोथ में? आप बार-बार कॉर्पोरेट के ऊपर हमला करते जा रहे हो कि कॉर्पोरेट ने ये कर दिया, वो कर दिया। देश की उम्मीदों को देखते हुए एक संतुलन बन सकता है, लेकिन आप कॉर्पोरेट्स के बार-बार हमला क्यों किए जा रहे हो? क्या बंद हो उसके लिए आपके पास? बंद होके कॉर्पोरेट्स का रोल नहीं है जीडीपी के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर में कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दिया है। सुनिए साहब, ये चाय की दुकान, चाय की दुकान जरूरी है, मेरे ख्याल से झगड़े से सुनिए, ये चाय की दुकान, ये चाय की दुकान पहले करते हैं। किसान हमारा अन्नदाता है, उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कॉर्पोरेट्स को क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज सेक्टर में कॉर्पोरेट्स का रोल नहीं है क्या? कॉर्पोरेट्स एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे क्षेत्र हैं, मेरी बात सुनिए। आज की सरकार भी ये रिकॉग्नाइज कर रही है कॉर्पोरेट्स का रोल क्या होगा ग्रोथ में। एग्रीकल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। इसी हल्ला बोल में मैं एक नया आइडिया डाल दूं कृषि में ही। कृषि एक कोई यूनिफाइड सेक्टर नहीं है, इसमें कई वर्ग हैं। हिंदुस्तान में जो कृषि क्षेत्र है उसमें केवल 1/3 को ही एश्योर्ड इरिगेशन मिलता है, जहाँ से बड़े बड़े किसान निकलते हैं और उन्हीं का जो उत्पादन ज़्यादातर FCI के खाते में जाता है। 2/3 कृषि रेन फेड है, जो ऊपर आसमान के ऊपर डिपेंडेंट है। वो जो 2/3 एग्रीकल्चर है, उसको जब तक हेल्प नहीं मिलेगा बाय वे ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटिंग, हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट जो अभी 250-300 मिलियन टन पे अटक गया है, वो वहीं अटका रहेगा। हाँ जी, फूड ग्रेन प्रोडक्शन। एंड देयरफॉर जो फूड सिक्योरिटी एक्ट जो पास हुआ है, वो आज के दिन तो ठीक है, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में फूड ग्रेन्स हैं, लेकिन हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हुए अगर हमारा फूड ग्रेन आउटपुट ना बढ़ा तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 10 साल बाद इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा। उसलिए रेन फेड एग्रीकल्चरल एरिया जो 2/3 एरिया है और जहाँ के किसान बड़े भूमिहीन हैं और जो इंसिडेंटली ट्राइबल इंडिया के साथ को टर्मिनस है, उसको हेल्प करना बहुत ही आवश्यक है। मोदी जब अपना मॉडल बताते, श्वेता जी, अभी जो आज चर्चा हो रही है, एक बात आपने ध्यान की होगी कि हमारे तीनों पक्षों ने, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो और चाहे ये रियल एस्टेट की बात करें, तीनों ने कहा कि बजट की दिशा ग्रोथ की तरफ होनी चाहिए। आइडिया ग्रोथ है, ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ेगा। और जो उन्होंने कहा था कि टॉयलेट बिफोर टेम्पल, वो पैसे भी तो वहीं से आएंगे। अगर सरकार को अपना राजस्व बढ़ाएगी, सरकार की जो ग्रोथ होगी तीनों सेक्टर की, तो बजट का कल हमारा जो इंटेंशन है कि वित्त मंत्री क्या करें, वो फोकस करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने की, वो फोकस करें एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने की, वो फोकस करें रियल एस्टेट को बढ़ाने की, और एक और क्षेत्र को, और उसी क्षेत्र को लोगों को आंकड़े कम समझ में आते हैं। लोगों को ये समझ में आता है कि क्या मेरे लिए उपचार आसान होगा या नहीं होगा, मेरे लिए हेल्थ का के क्या मायने रह जाएंगे इसके बाद। लोगों को तो इन चीज़ों से भी सरोकार रहेगा बहुत। देखो श्वेता, ये सब लोग जितने बैठे हैं सब मेरे से एग्री करेंगे कि हेल्थ केयर को तो एक डिफरेंट बर्थ मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ केयर ठीक नहीं होगा, लोग स्वस्थ नहीं होंगे, काम पे नहीं जाएंगे, तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी।
अब आप ये देखिए, मजाक नहीं है कि जीडीपी की जो परसेंटेज एलोकेशन है वो केवल 1-1.25% है हेल्थ केयर के लिए, जबकि ये हमारा जो है ये एक तरह से डेवलपिंग नेशन है। इसके अंदर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अभी करनी हैं। तो सबसे पहले तो जो जीडीपी की परसेंटेज एलोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ यूएसए की तो 15.2%, आप इमेजिन कीजिए, जबकि डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर बहुत है, लेकिन फिर भी 15% जीडीपी का वो हेल्थ में जाता है। फ्रांस में भी 11% है, हमारे यहाँ पे केवल 1 या 1.5% है, जबकि हमारी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। चाहे पॉपुलेशन को ले लो, वो भी एक हेल्थ इशू है। उसके बाद प्रिवेंटिव बीमारियां, मतलब डायरिया जैसी बीमारी से 5 लाख बच्चों की मौत हो जाना, प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन से मर जाना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का लगभग 50 होना, जो कि डेवलप्ड नेशंस के अंदर ये बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद में वैसे भी हमारे को टर्शरी हॉस्पिटल्स डेवलप करने हैं, हर चीज़ में पैसे की आवश्यकता है। सरहदों की रक्षा में जुटे हमारे सैनिक इस बजट से क्या उम्मीद लगा सकते हैं, जनरल कादियान? थैंक यू श्वेता। जब हम डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो उनकी एक थोड़ी समस्या है। बाकी देश में जितने भी सेक्टर हैं, जब सरकार इन्वेस्टमेंट करती है तो साल के आखिर में परिणाम नज़र आते हैं, लेकिन डिफेंस में जो उपलब्धियां हैं वो इंटेंजिबल है। वो सिर्फ वातावरण को कंट्रोल करते हैं, वो एक आम सेक्टर की तरह। तो उनको कुछ लोग के तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, अनप्रोडक्टिव है एक्सपेंडिचर। लेकिन 3 दिन पहले मोदी जी ने जो कश्मीर में बात कही थी, श्रीनगर में, कि अगर देश को विकास करना है तो सुरक्षित रहना पड़ेगा। अगर हम अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखते हैं, हमारे 2 तरफ, पश्चिम में और नॉर्थ ईस्ट में हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं। खासकर पश्चिम में तो रिश्ते भी बड़े ख़राब हैं। तो हमारी फ़ौजों को जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी पिछले 20-25 साल से, वो नहीं मिल रही है। इक्विपमेंट की बहुत भारी कमी है। हर चीफ प्रधानमंत्री जी को बताते हैं, एक चिट्ठी तो लीक भी हो गई थी 2012 में, जिससे सबको पता लगा था। दूसरी, हमारे जो इक्विपमेंट है वो 1980s की विंटेज का है। हमारे बोफोर्स गन 410 गन हमने 1986 में ली थी। उसके बाद आज तक उन्होंने सिर्फ 200 बचे हैं, बाकी कैनिबलाइज हो जाती हैं, ख़राब होती रहती हैं। बड़ी भारी ज़रूरत है। सबमरीन का आपने देखा, हाथ ये आगे थे कि नेवल चीफ को रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से जो 15 एक्सीडेंट हुए थे, ह्यूमन एरर शायद 1-2 में था, लेकिन ज़्यादातर वो पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से हुए हैं। तो जो डिफेंस को प्राथमिकता उम्मीद है, मोदी जी ने बोला है कि मिलनी चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल रही है। जहाँ तक एलोकेशन की बात है, अगर हम पिछले 5-6 साल देखते हैं 2009 से, अगर हम जीडीपी की परसेंटेज देखते हैं, वो नीचे जाती जा रही है। 2009 में वो 2.9 थी, वो फिर 2.7, फिर 6, 8। सर हम आखिर में जल्दी से शिक्षा पर जान लेते हैं, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर घोटाले जरूर खबरों में हमेशा आ जाते हैं, लेकिन एक ऐसी बुनियादी जरूरत है जिस पर देश का भविष्य टिका है और रोजगार भी आगे। ढाबे पे जब चर्चा होती है तो उसमें 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप सुनते रहते हैं। मैं शायद उसी श्रेणी में आता हूँ। मुझे भी बड़ी अपेक्षाएं हैं बजट से, लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ, डेवलपमेंट की बात हो रही है, कारपोरेट्स की बात हो रही है। डॉक्टर DS कोठारी ने एक रिपोर्ट बनाई थी 1966 में, और उसका टाइटल था एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। उसी पर हमारी शिक्षा व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन करीब 20-25 साल बाद उनसे पूछा गया, अगर आप फिर से चेयरमैन हो जाएं तो आप रिपोर्ट में क्या चेंज करेंगे? तो उन्होंने कहा, मैंने सोचा है कि मैं रिपोर्ट में क्या चेंज करूं और गलती कहां पर हुई। उन्होंने कहा कि मैंने रिपोर्ट बनाई एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, मुझे रिपोर्ट बनानी चाहिए थी एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। मुझे लोग तैयार करने चाहिए थे, कॉम्पिटेंट, कमिटेड एंड परफॉर्मिंग। मेरी कोई भी डेवलपमेंट की आशा या अपेक्षा तभी तैयार होगी जब मेरे पास सही लोग तैयार हों। मेरे देश में इस समय 70% बच्चों को अपेक्षा से नीचे स्तर की शिक्षा मिलती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण आंकड़ा है राजपूत जी। यहीं पर हमें रोकना पड़ेगा अपने इस शो को, क्योंकि वक्त इतना ही है हमारे पास। लेकिन आपको बता दें कि बजट जब पेश किया जाएगा उस दौरान भी चाय पर ऐसी ही चर्चा आज तक पर होती रहेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।